वेट करते हैं जरा और लोग भी जुड़ जाएं, फिर उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन आप हम लोग बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मेनली फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी सेशन, क्योंकि अभी सिलेबस जो है रिसेंटली अपडेट किया गया है, तो उसके हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल करने वाले हैं। वेट करते हैं बाकी लोग भी जुड़ जाएं। थोड़ा सा लेट सेशन हो रहा है क्योंकि अभी आप देखेंगे आज जो है लाइव क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, तो काफी जो है हमारे सर्वर पर इशू आ रहा था, लोड काफी आ रहा था, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा डिले हमने कर दिया सेशन। तो जाहिर सी बात है कि कम लोग जुड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया है। बाकी लोग बाद में, क्योंकि रिकॉर्डेड ऑप्शन है तो बाद में देख लेंगे वो, ठीक है। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी नमस्कार। सब कुछ ठीक है? ऑडियो और वीडियो इंपॉर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो एग्जाम है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एवरीथिंग वी शुड बी वेरी क्लियर। तो हम सभी मैच्योर हैं, ज्यादातर एक्सपीरियंस पर्सन इस बैच में है, तो बेसिक चीज जानकारी तो सभी को है ही आइडिया। लेकिन फिर भी मैं अपने एंड से चाहूंगा, तसल्ली करना चाहूंगा कि नहीं, सबको सारी बातें जो आपको पता हो, ठीक है। चलिए, बहुत बेसिक सी जानकारी समझते हैं पहले, फिर कैसे कोर्स को अच्छे से यूज करना है, कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं, वो सब हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बैक टू बैक आपको क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। सभी लोग को जो है ग्रुप में जोड़ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है विक्रांत जी। जूनियर एनालिस्ट ड्रग, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग एनालिसिस का पर्पज है। चाहे आप एनालिसिस फार्मास्यूटिकल्स में करो, चाहे आप फूड इंडस्ट्री में करो, चाहे आप इंस्पेक्शन के लिए करो, मेनली योर पर्पज इज रिलेटेड टू एनालिसिस। इसीलिए आप जब देखोगे तो इसका सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व है, दैट इज इनसाइड योर सिलेबस। और एनालिसिस जो सब्जेक्ट है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जॉब इटसेल्फ डिफाइनिंग द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। एक मिनट जरा, ठीक है। हर छोटी से छोटी बात करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। क्लास आपकी प्रॉपरली कल से आपको बैक टू बैक मिलने लगेंगी, ठीक है। लेकिन आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ना कैसे, प्रोसीड कैसे करना है, कोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब बातें जो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस जूनियर एनालिस्ट ड्रग। काफी समय हमने वेट किया, मई में पेपर इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरा गया अप्रैल मई में, और उसके बाद जो है सिलेबस जाके अब सितंबर में जारी हुआ है, ठीक है। तो मेन जो इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं ना, वो एग्जाम है क्या और व्हाट आर गोइंग टू बी द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड टू अस। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही डिफाइन करती हैं आपके जॉब नेचर को, आपके सिलेबस को, और यही से आपको आइडिया लगता है कहां फोकस करना है, कहां पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर का आप देखोगे तो वहां पर जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है, वहां पर उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जबकि इस वाली पोस्ट के लिए, क्योंकि एनालिटिकल नेचर की है ये, तो डेफिनेटली जो है एनालिसिस के सब्जेक्ट जितने भी होंगे, या एनालिसिस एनालिटिकल प्रोसीजर जहां भी इन्वॉल्व होगा, दैट सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखोगे कई सारे सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बना के खिचड़ी बना दिया सिलेबस में इन्होंने बिल्कुल। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपको आइडिया होगा तो सिलेबस का आपको आइडिया होगा, और पर्टिकुलरली आप जो है फोकस होकर पढ़ पाएंगे सारी चीजें। तो सबसे पहला स्टेप जो है, आपको अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना है कि आप जिस चीज के लिए सेलेक्ट होने जा रहे हैं, जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका जॉब नेचर क्या है, क्या आप काम करने वाले हो, वो आइडिया आपको लग गया, ठीक है। जैसे आपको आइडिया ये लगता है, उसके बाद अगला स्टेप आपका जो होता है वो होता है उसका सिलेबस देखना, उस एग्जाम के बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स क्या, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, जो कि अभी आपको 2-3 दिन पहले पता लगा है, ठीक है। उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ये भी बात आपको पता लगी, ठीक है। क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है निगेटिव मार्किंग ना, नॉन सीरियस एस्पिरेंट जितने हैं सबको एक्सपेल आउट करने के लिए होता है, भीड़ को बाहर करने के लिए होता है। तो आपका क्राइटेरिया अलग है कि जितने पेट स्कोर कार्ड, क्योंकि आप बहुत लकी कैंडिडेट हैं इस मामले में,
क्योंकि भीड़ पूरी गायब है और बहुत सारे टैलेंटेड, बहुत सारे होनहार लोग बाहर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट हैविंग द 2023 पीईटी स्कोर कार्ड। अब भीड़ बढ़ने वाली है, अब सभी लोगों के बीच कंपटीशन बढ़ेगा। सो अब देखना पीईटी में फार्मेसी के लोग काफी लोग आएंगे और पेट में जो है काफी लोग एग्जाम देने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू बी अ लकी कैंडिडेट्स। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वैकेंसीज बार बार नहीं आती। आप देख लेंगे पिछली जो वैकेंसी आई थी, 2 वैकेंसी, दैट वाज बेस्ड ऑन इंटरव्यू ओनली। उसके पहले बहुत पहले एक एग्जाम कराया गया था यूपीपीएससी के द्वारा, वो और अभी जो भर्तियां हो रही हैं वो जो आपकी हो रही हैं वो इंटरव्यू के बेसिस पर हो रही थी। यानी कि इस वाले एग्जाम में आपके डिपार्टमेंटल लोग ऑलरेडी जो परमानेंट पोस्ट पे नहीं काम कर रहे, जो संविदा पे काम कर रहे थे, वो लोग भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो दे आर आल्सो योर रियल कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको उस सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है। सो दे आर योर एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स। इस बात को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। उन्हें सिस्टम की बात, जहां जाना है, जिस डिपार्टमेंट में जाना है, ऑलरेडी दे आर मच अवेयर। तो जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनका कंपटीशन अपने आप से तो होने वाला है, साथ साथ जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू बेसिस पर हो रखा है, वो भी चाहेंगे कि हम सेटल डाउन हो जाए, परमानेंट हो जाए। सो दे विल डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ट्राई देयर हार्ड। तो ये वाली बात भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब एग्जाम के बेसिक्स हम देख लेंगे तो हमें थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में आइडिया लगना पड़ेगा कि कट ऑफ क्या यूपी ट्रिपल एससी में चल रही है, ओवरऑल जनरल जो एग्जामिनेशन हो रहा है उनका। ठीक है, ये तो सबसे पहले जॉब के बारे में जानिए। अंधी तैयारी नहीं करनी होती कुछ भी। आप हर चीज के लिए नहीं बने जिंदगी में, आप कुछ सिलेक्टेड चीजों के लिए बने हैं। इट इज टोटली अ थिंग रिक्वायर्ड दैट यू शुड नो कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जॉब नेचर को हमने देख लिया, पोस्ट को देख लिया, देन वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। हमें एग्जाम के बेसिक्स के बारे में जान लेना कि एग्जाम सिलेबस क्या होने वाला, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, ये सब सारी बातें हमने कर ली, सारी चीजें फाइनल। देन हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। नाउ यू आर इन द प्रिपरेशन फेज। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो 2 मोड हमारे पास होते हैं। आइदर वी कैन गो फॉर द सेल्फ स्टडी, आइदर वी कैन गो विद द कोचिंग और एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, कोचिंग में एडमिशन लेने का कतई मतलब नहीं होता कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई भी कोचिंग आपको इंश्योर नहीं करती है, ये बात आपको क्लियर पता होना चाहिए। कोचिंग में एडमिशन लेने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि आप सेलेक्ट ही हो जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं मतलब होता कि नहीं आप नहीं सेलेक्ट होंगे। कहने का मतलब कि जो सिलेक्शन होता है वो दोनों तरफ के एफर्ट से मायने रखता है। हम अपनी तरफ से बेस्ट एक्सपर्टीज आपको देंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, आपको बेस्ट कंटेंट देंगे। पढ़ना आपको अच्छे से है, आपको प्रैक्टिस करना, सारी चीजें करेंगे, सुविधाएं हम आपको मुहैया कराएंगे, लेकिन आपका भी एफर्ट्स उतना ही जरूरी है। आप हमारे ऊपर 100% डिपेंडेंट जाओ, अपनी तरफ से एफर्ट्स ना डालो, दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। तो आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए हमारे साथ। ठीक है, जब आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता हो, जब आपके पास मटेरियल हो, क्वालिटी मटेरियल, मटेरियल की बात नहीं, भीड़ तो बहुत सारी है इंडिया में, पता नहीं कितने कोचिंग हैं, लेकिन अभी आप बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर देखेंगे, रैंक 1 भी ले आए और वहां से 13 लोगों का सिलेक्शन भी हुआ 55 में से। ठीक है, अब ये सब डाउट जो है आपके लास्ट में बात करेंगे। अभी हम स्ट्रेटजी भी बात कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए आज से, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। ठीक है, इन द लास्ट सेशन ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वॉट एवर यू आर हैविंग द क्वेरी, वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेरी। मैं अपनी बेस्ट पॉसिबल जो भी होगा। तो जब आपके पास एक्सपर्टीज हो, जब आपके पास मटेरियल हो, क्वालिटी मटेरियल, रद्दी पेपर नहीं चाहिए, क्वालिटी मटेरियल हमें चाहिए, तब जाके जो है आप अपने यार प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर समय कम हो, हमारे पास एक्सपर्टीज कम हो, तो हमें बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना चाहिए किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आप हमसे जुड़े, इट मीन्स कि यू वांट आवर एक्सपर्टीज। आप अपने आप में एक्सपर्टीज होंगे, आपके पास आइडियाज होंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आपके पास सारी चीजें अरेंज मिल जाए, सिस्टमेटिकली मिल जाए, आपको केवल अपना समय यूटिलाइज करना हो। क्योंकि बहुत सारे आप में से जॉब में है, दे आर नॉट हैविंग मच टाइम, दे आर हैविंग वेरी, यू कैन से वेरी लेस टाइम। सो उस कम टाइम में उनको अच्छे से यूटिलाइज करना होता है, तो यहां पर ये ऑप्शन आता है। इस चीज से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ये मत बिल्कुल भी गफलत में रहेंगे, कोचिंग प्लेटफॉर्म से एडमिशन लेने से ही हो जाता है या हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। पॉसिबिलिटीज एवरीवेयर, लेकिन इट इज द, यू कैन से द एफर्ट फ्रॉम द बोथ साइड। तो सिलेक्शन आपके होने में हमारा भी रोल है, आपका तो रोल सबसे ज्यादा है उसमें। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, कम से कम एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स पढ़ने के लिए डेली मिनिमम। ठीक है, अगर आप इससे 5 घंटा 6 घंटा ज्यादा भी पढ़ पाए, घंटे वाइज पढ़ाई नहीं करना आपको, जो भी पढ़ना है बाई हार्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अच्छे से उसको पढ़िए,
ताकि उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब भी क्वेश्चन वो कहीं फार्मासिस्ट में, जीपैट में, डीआई में, जूनियर लिस्ट में, लेक्चरर में कहीं भी पूछा जाए, यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो अच्छे से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं मचाना है, ठीक है। ये सारा काम जो है मैंने आपको करके दे दिया हुआ है, मटेरियल सब कुछ। तो कुछ लोगों को हो सकता है, लग सकता है कि मटेरियल कुछ आगे पीछे है, तो कहीं पर अगर कोई पीडीएफ इधर उधर आगे पीछे, वो सब मैनेज हो जाएगा, वो हमारी तरफ से मैनेज होगा। आप सारा का सारा ध्यान अपना केंद्रित करिए पढ़ाई पर, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टडी, क्योंकि आपने एक बढ़िया मेंटर को चूज किया है, आपने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म को चूज किया है, आपका ट्रस्ट है, आपका फेथ है, तो डेफिनेटली हम लोग जो है उस फेथ पर, उस ट्रस्ट पर खरा उतरने की 100% पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना है, एक पैटर्न होता है। हमेशा आपको मेनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर फार्मेसी में रह के कोई भी एग्जाम आपको निकालना है, कॉन्सेप्ट इज द किंग। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं, ये जो मैं 10-12 साल से फील्ड में घिस रहा हूं, उसके तजुर्बे पे शेयर कर रहा हूं आपसे। और दीज आर द कॉमन स्ट्रेटजी, चाहे आप आईएएस का एग्जामिनेशन दे लो, चाहे कोई भी दुनिया का एग्जामिनेशन दे लो, हर जगह लगभग लगभग ये स्ट्रेटजी फिट होती है। इसका मतलब ये जो सीखा है मैंने अपने उस 10-12 साल के तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है, जिस फील्ड को मैंने डेडिकेटेड तरीके से दिया है, ठीक है, उस तजुर्बे के बेसिस पर ही। तो ये मेरा जो शेयर हो रहा है, ये कहीं लिखी हुई बातें नहीं शेयर कर रहा हूं कि 2-4 मोटिवेशन वीडियो देख ली, नहीं, ये मेरा तजुर्बा है जो मैंने महसूस किया इस फील्ड में, वो सारी चीजें। कॉन्सेप्ट पे आपको मेन फोकस रखना है, देन फॉलोड बाय द फैक्ट्स। ऐसा नहीं कि आप कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ वन लाइनर फैक्ट्स उसको छोड़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्लस रिसेंट अपडेट आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हमने लाइव क्लासेस रखा, वरना चाहते तो हम घिसे पिटे रिकॉर्डेड सेशंस आपको 4-4, 5-5 साल के पुराने दे देते। लाइव सेशन में क्या है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन यू कैन पुट अप। उसके अलावा जो 1 घंटे पहले तक की कोई न्यूज होगी, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड, वो बुक में भी नहीं मिलने की आपकी। तो लाइव कोर्सेज का ये फायदा आपको मिलने वाला है। तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फैक्ट उससे रिलेटेड वन लाइनर है, इट शुड बी क्लियर, रिसेंट कुछ अपडेट आया है तो वो भी क्लियर करेंगे, तब जाके अगर आप ये तीनों डायमेंशन कवर करते हैं, तब जाके वो टॉपिक अच्छे से कवर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो दे रहे हैं अपने आप में सफिशियंट है, दैट इज कैपेबल ऑफ गिविंग द सिलेक्शन, लेकिन देयर शुड बी ऑल्सो एफर्ट फ्रॉम योर साइड। आपके भी एफर्ट्स लगाने जरूरी है, तभी जाके काम बन पाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीज कैसे किसी टॉपिक को पढ़ना है, वो टॉपिक है क्या, 3 बातों पे, ठीक है। वो टॉपिक आया क्यों, क्यों उस चीज के पीछे रीजन क्या है, और फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, या एप्लीकेशन क्या है इसकी। 3 बातों पे, 3 सवालों का ये मैंने कहां प्रोज सीखा, नाइपर में सीखा ये, क्योंकि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दैट इज मोर रिलेटेड टू रिसर्च। फिर उसके बाद जब मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, तो वहां पर एक चीज तो क्लियर थी कि आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर, 99.9 भी नहीं चलेंगे, इट शुड बी 100% क्लियर। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वैक्सीन आपको पढ़ना है, तो वैक्सीन क्या है, क्यों वैक्सीन की जरूरत है, उस पर्टिकुलर की क्यों जरूरत है, और अगर हम उसको बना लेते हैं तो उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इन 3 डायमेंशन से अगर हम हर टॉपिक को पढ़ते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो आप जो भी पढ़िए, उससे जरूर ये 3 सवाल पूछिए कि टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम, टॉपिक है क्या, उस टॉपिक के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना डीप अभी हमको रखना है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस 3 डायमेंशन को लेके चलेंगे, और यही आप देखोगे वीडियोस में। और प्लेटफॉर्म से हमारे में क्या फर्क है, डेफिनेटली ऐसा नहीं हम कहते नहीं हम बेस्ट है, ये तो घमंड वाली बात आ जाएगी, हमसे भी बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप देखेंगे बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, लेकिन रिजल्ट के मामले में देखेंगे, ये प्लेटफॉर्म भले से सब्सक्राइबर या नंबर्स के मामले में कम हो, लेकिन इंपैक्ट ज्यादा है। कैसे, सिलेक्शन रेशियो बेहतर है। जैसे आप देखेंगे बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, 55 सीटें थी, इंडिया में कितनी कोचिंगें थी, बड़ी बड़ी कोचिंगें थी, 13 सिलेक्शन उसमें से ले आए और रैंक 1 भी ले आए। सो वो ऐसे नहीं आ जाता, वो तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। टीचर आप कहीं भी पढ़ लोगे, आप खुद से भी पढ़ लोगे, हम सभी मैच्योर हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो नहीं आप किसी का शेयर कर सकते। आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, सामने वाले का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक्सपीरियंस, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं वो लोग पढ़ा रहे हैं आपको, जो एक्सपीरियंस है वो सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, फैक्ट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाना इंपॉर्टेंट नहीं, खाने को पचा लेना इंपॉर्टेंट है। होता है क्या है कि हम बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक पढ़ते जाते हैं। जैसे मैं अपना यूपीपी से 2017 की एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, बैक टू बैक पढ़, तैयारी बहुत अच्छी थी, प्रीलिम्स नहीं निकला उसमें।
वो बढ़ गई। विवेकानंद जी आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये आपको लग रहा है कि नहीं बढ़ाई गई है, सबकी बढ़ा दी गई है, उनको शिफ्ट कर दिया गया नए बैचेज में जितने बैच है। ठीक है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, हम लोग जिम्मेदारियों से नहीं भागते। तो आप उन सब की बढ़ा दी गई है। और आप देखेंगे एक वॉइस मैसेज मैंने ड्रॉप किया हुआ है बैच में कि आप सभी लोग वैलिडिटी के लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिए जिनकी खत्म होने वाली है। तो जिनकी रिक्वेस्ट आ गई है उनको ऑलरेडी बढ़ा दी गई है। जो लोग सो रहे हैं भाई उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिवीजन कैसे होगा? जब आप अपने खुद के शॉर्ट नोट बनाएंगे। जब हम लोग बुक या बुकलेट देते थे किसी बैच में आज के 2-3 साल पहले, तो सिलेक्शन रेशियो थोड़ा सा कम था। आज जो सिलेक्शन रेशियो है बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद पढ़ते हो उसको, जो भी हम टॉपिक देते हैं खुद उसको पढ़ते हो, वीडियो से अच्छे से देखते हो, आप उसके शॉर्ट नोट आप बनाते हो, उसको रिवाइज करते हो आप। ठीक है, 1 मिनट रुकिए जरा, थोड़ा सा फैन तेज कर दूं, थोड़ी गर्मी हो रही है। ठीक है, अगर हम बुक देते हैं आपको या बुकलेट देते हैं, अरे यार आप लोग गलत, फिर वही बात, फिर उसी बात में उलझ गए। वैलिडिटी वैलिडिटी, आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड थिंग्स। अमो प्रताप जी, आपको तो मैं कई बार रिस्पॉन्स कर चुका हूं यार, आप क्यों एक ही चीज को बार बार रेज करो जबरदस्ती का इस इश्यू को। ऑलरेडी आई हैव नोटेड योर इश्यूज। लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे आप बोल लेने दो पहले। ठीक है, सेशन इंपॉर्टेंट है ये, लेट मी स्पीक फर्स्ट। और जब मैंने बोल दिया है कि आप ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, जब आपकी रिक्वेस्ट, आपको अब यार ऐसा नहीं हो सकता ना। आप अब ये फोन पड़ा हुआ है, ध्यान से सुनो मेरी बात को आप। मैंने अपना नंबर पब्लिक कर रखा है, अब ये फोन रखा, मैं क्लास लूं कि सबका फोन डील करूं? तो इस समय जो लोग फोन करेंगे जाहिर सी बात मैं उनकी कॉल नहीं रिसीव कर पाऊंगा। उस बिहाफ पे आप मेरे को जज कर लोगे, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। समझने की कोशिश करिए, हम लोग टीचर्स हैं, हमारी भी फैमिली है, वी आर नॉट कॉल सेंटर्स। ठीक है, तो आप मुझे उलझाइए मत, लेट मी स्पीक फर्स्ट। रिवीजन, जब हम बुक दे रहे थे आपको, बुकलेट दे रहे थे, तो सिलेक्शन हो रहा था बट सिलेक्शन रेशियो वाज लेस। तो हमने क्या इसका निचोड़ निकाला कि हम अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड आपको नोट शेयर करेंगे। जो स्टैंडर्ड किताबें होंगी उनकी समरी बना के आपको शेयर करेंगे। तो अभी जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं, जो पढ़ाएगा टीचर, वो मल्टीपल किताबों से, जैसे आपको एनालिसिस पढ़ना है तो कोई रेमिंगटन से पढ़ के आएगा। ठीक है, अगर मेडिकम का कोई टॉपिक है तो फोएस से पढ़ के आएगा। तो जितनी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनकी समरी पे बेस्ड और हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड नोट्स हैं, तो आप उन नोट्स से पढ़िए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप केवल और केवल नोट्स मत पढ़िए, क्योंकि लिमिटेड नोट्स होती है अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यस, प्लीज लेट मी स्पीक फर्स्ट। पढ़ा लेने दीजिए, मैंने वादा किया कि मैं आपसे लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, उलझाइए मत मुझे बेवजह। तो जो हमने वीडियोस आपको शेयर किया, जो हमने नोट्स आपको शेयर किया हुआ है, बजाय नोट्स के डायरेक्टली प्रेफर करने की, गो एंड प्रेफर द वीडियोस। क्योंकि वीडियोस में अब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पढ़ाया जा रहा है, जो साइड के क्वेश्चंस होते हैं वी आर आल्सो गोइंग टू कवर। आप देखो कि वीडियोस में मैंने बहुत सारे, आप डेमो देखना, ये इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ये इस एग्जाम के लिए, ये इस एग्जाम के लिए। इट्स अ वेरी रिस्की गेम। कोई भी टीचर इतना रिस्क नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो गाली खाएगा टीचर, लेकिन मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस हूं मैं ज्यादा, मैंने वो सब चीजों को एनालिसिस किया, मेरे को आइडिया लग गया है। बहुत सारे फार्मासिस्ट के पेपर इवन आई हैव आल्सो सेट डाउन, तो उसको सेट भी किया, तो मुझे आइडिया है कि पेपर कैसे सेट होते, क्या पॉलिसी होती है, वो सारी चीजें। बट वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप, तो इसलिए वो सब सारी चीजें। तो आपको क्या करना है कि वीडियोस को अच्छे से देखना है, इन डायमेंशंस पे ऑलरेडी आपको काम करना है। ऑलरेडी हमने इस पे काम किया हुआ, तो जो हमारे टीचर्स होंगे, चाहे मैं हूंगा, मेरे कम से कम एटलीस्ट और सेशन इसी लॉजिक पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप इसको वीडियोस को अच्छे से देखिए, उसके शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। सब कुछ नहीं छापना, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट पीडीएफ मटेरियल्स आल्सो। तो आपको सिलेक्टेड जो बताया जाएगा केवल उसी को नोट डाउन करना है। लिखेंगे आप तो लिखते वक्त 20-25-30% चीजें याद हो जाती हैं दिमाग की मेमोरी में, बैकग्राउंड में। फिर उसके बाद जो है आप, क्योंकि आपके प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या करना है कि जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना, अपने स्टडी मटेरियल को ऐसे कंपाइल्ड कर देना है। लास्ट में 50-100 पन्ने का मटेरियल होता है जिसको आप 2-3 बार ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो। इट्स वेरी इजी कि आप आराम से रिवाइज करो और एग्जाम दें। ये चीजें मैंने सीखी है तो आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से करिए। वीडियोस को देखिए, शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। 100% आप पीडीएफ पर रिलाई हो सकते हैं, इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग यू द सिलेक्शन, बट directly going with the pdf is not a good option in this course। At least you should go for the videos, then after that you can go for the pdfs। तो इस तरीके से तो शॉर्ट नोट आप जरूर बनाइए, रिवाइज करिए। ठीक है,
आज आपने रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट डे जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो पिछला जरूर एक बार आप रिवाइज करें। फिर उसके बाद उस टॉपिक को सैटरडे संडे में जब आपकी पॉलिसी हो तो आप उस हिसाब से रख दीजिए, उसको हफ्ते में रिवाइज कर दे। फिर एक महीने बाद एटलीस्ट मिनिमम देयर शुड बी 3 to 4 रिविजन बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले एटलीस्ट देयर शुड बी 4 to 5 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। तो जैसे आप रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज आपके बैच में वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल इंटेंशन है कि कम प्राइस में आपको अच्छा पढ़ाया जाए, बेस्ट दिया जाए अपनी तरफ से। लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा। मटेरियल इस प्लेटफॉर्म पे, किताबें, यहां कोर्स, दुनिया भर की चीजें लॉन्च होंगी, बट आप यकीन मानिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो स्ट्रेटजी होती है दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। सेम ही चीज सब लोग पढ़ाते हैं, जो डिफरेंस होता है वो होता है तजुर्बा। मेरे से आप क्यों पढ़ रहे हो, मेरे से ज्यादातर लोग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं मैं कुछ हट के पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसलिए एक्सपीरियंस मायने रखता है। तो आप क्या करो कि मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाओ, ये कोचिंग का एडमिशन लिया, वो कोचिंग का एडमिशन लिया, लास्ट में क्या होगा, रायता फैल जाएगा। एक ही चीज को आप चार चार जगह एफर्ट डाल रहे हो, नहीं करना है, सब बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मेरा तजुर्बा रहा है, यहां गलतियां हुई हैं, सिलेक्शन नहीं होता यहां से। बजाय इसके कि आप एक या दो सोर्सेज पर रिलाई करें और मल्टीपल रिवीजन पर रिलाई करें। जब आप किसी किताब को पढ़ेंगे, जैसे मैं अपने सिविल सर्विसेज में, पॉलिटी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट मेरा था, तो मैं लक्ष्मीकांत किताबें पढ़ता था। उसको मल्टीपल आप देखेंगे, लाइन बाय लाइन मैंने उस किताब को पढ़ रखा है। ठीक है, तो बजाय आपके मल्टीपल रिसोर्सेज के, यू शुड गो विद द मल्टीपल रिवीजन। जो भी आपके पास है उस पर फेथ रखें, भरोसा रखें। जब बार बार पढ़ोगे ना, उन्हीं पॉइंट्स में से आपको रोज डेली नया पॉइंट्स कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। तो रिवीजन में गड़बड़ होती है क्योंकि आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हो, आप प्रॉपर उसको रिवाइज नहीं कर पाते हो। लास्ट टाइम पे क्या होता है, घबराहट होती है, उस कोचिंग का मटेरियल, उस कोचिंग का मटेरियल, ये टेस्ट सीरीज सब रायता फैला हुआ होता है, एंड यू आर नॉट इन अ सिचुएशन टू रिवाइज। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मार्केट है, मटेरियल है, दुनिया भर के कोर्सेज है, सब अपनी दुकान चलाने के लिए आएंगे ही आएंगे, कोई ऐसा नहीं, सबको चलाना है, सबको सर्वाइव करना है। बट यू शुड टेक द डिसीजन। आपको अपना जो है इधर विवेक यूज करना है। तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर मल्टीपल रिवीजन अपार्ट फ्रॉम, यू कैन से डू नॉट गो फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म या मल्टीपल थिंग्स। ये चीजें, इससे क्या होगा, रिवीजन आपका आसानी हो जाएगा। फिर आपको टेस्ट सीरीज लगाना, और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद फिर आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, ये वाली बात। तो ये बेसिक आपको करनी है। तो इसी पैटर्न से आपको जाना है। ऐसा नहीं कि सीधे उठो और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, दिस इज टोटली अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। यू शुड गो विथ अ सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर फॉलो करिए आप। तो आपको शुरुआत यहां से करना है। पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आज अगर आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं क्लियर है इस जॉब के बारे में, इस प्रोफाइल के बारे में, थोड़ा आप सर्च करो कि काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। क्योंकि नौकरी पाना आसान हो सकता है, लेकिन नौकरी में जाने के बाद उसमें सरवाइव करना, उसमें ग्रो करना, उसको कई लोग को झेलना लग जाता है। यार यार ये कहाँ सरकारी सिस्टम में फंस गए आके। कई लोगों के लिए बड़ा मजे वाला सिस्टम होता है, उनको लगता है नहीं यार ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, मैं मौज ही मौज है। ठीक है, तो सबका अलग अलग परसेप्शन है गवर्नमेंट जॉब को लेके। तो स्टार्टिंग विद दिस बेसिक स्टेप। ठीक है, फिर बेसिक जानकारी आप ले लीजिए। अभी अभी मैं सीधे आपको उसमें शेयर करूंगा और सिलेबस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगा, कहां से कैसे पढ़ना है, कैसे सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो ये सब बातें भी बेसिक जान लेंगे। इस पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं एक। ठीक है, मौका नहीं गंवाना है, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने मौके मिले, इंपॉर्टेंट ये है कि साहब जो आपको मौका मिला था आपने उसको भुनाया कि नहीं भुनाया। और आज अपनी आप टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस है, आप प्लेटफॉर्म आपका भी बेस्ट है। ठीक है, आप बिल्कुल इंश्योर हो सकते हैं कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, एटलीस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द एटलीस्ट 4 to 5 hours ऑफ स्टडी। इसमें घंटे वाली बात नहीं है, सिलेक्शन हमें चाहिए, अपने परिवार की जिंदगी हमें चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ बेहतर करना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें कोताही नहीं करना। हम 5 के बजाय 6 घंटे पढ़ जाएंगे तो हमारा क्या घट जाएगा, 8 घंटे पढ़ लेंगे तो क्या घट जाएगा, डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में जाहिर सी बात है कि जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना एक चैलेंजिंग होता है। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जॉब वाले जो लोग होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे से करते हैं। अगर वो टाइम मैनेज अच्छे से कर ले गए तो सिलेक्शन रेशियो जॉब वालों का ज्यादा बेहतर देखा गया है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मेरे पास टाइम कम है, हाउ आई हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम।
तो अच्छे से उसको यूटिलाइज करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, आपको ये इंश्योर करना कि जहां पर जॉब लोकेशन, जहां पर जिस तरीके की जॉब आप कर रहे हो वहां पर फ्री स्लॉट क्या है, आप वहां पर कैसे यूज कर सकते हो। आप शॉर्ट नोट अगर बनाए रहोगे तो उसको रिवाइज कर सकते हो, आपके पास टैब है तो वहां पढ़ सकते हो, आप वीडियो लेक्चर्स आप ईयरफोन लगा के देख सकते हो, बहुत सारे जो आप पीडीएफ अपने बनाया हुआ है, नोट्स बना रहे हो, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप जो है पढ़ सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन डिस्कस विद दैट। ठीक है, अब ये वाली चीज नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन द प्लेटफॉर्म। इन तीनों एस्पेक्ट्स पे जाना है। रिवीजन आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बार बार इसको, अब देखिए टेस्ट सीरीज मैंने क्या किया है कि सब्जेक्ट वाइज आपको दिया हुआ है, थोड़ा बहुत चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। मॉक टेस्ट जो है लास्ट में अपलोड करें, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट दे देंगे तो बहुत लोग उतला चाली में रहेंगे, जल्दीबाजी में सीधे मॉक टेस्ट लगाएंगे आधे अधूरे नॉलेज के बेसिस पर। मॉक टेस्ट हमेशा जो रियल पेपर्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि 20 ही 30 मॉक टेस्ट आपको या सारे टेस्ट मिला के देते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म 500 600। हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कभी भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस डायरेक्टली बहुत कम आते हैं, कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन कोई भी सेटर हो चाहे कहीं से भी उठा के आए, क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप केवल कोचिंग की प्रैक्टिस, आप एमसीक्यूज केवल सॉल्व करके जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि नहीं होने वाला, आप बिल्कुल इंश्योर हो सकते हैं कि उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कोचिंग में हम लोग ज्यादा टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर आप ये जो जो रियल पेपर्स होते हैं आने वाला और जो ये टेस्ट होते हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, आप कभी 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकते इसमें। तो जब ज्यादा पेपर लगा लोगे, यू विल बी इन अ सैचुरेटेड सिचुएशन, आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस उसी तरीके से चलने लगेगी, और जब एक्चुअल पेपर आएगा यू विल नॉट बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल दैट, आप उसको सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग आपको क्या करते हैं, ज्यादा सैचुरेट नहीं करेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे और 4 से 5 मॉक टेस्ट आपके लिए लास्ट में अपलोड कर देंगे, आप आराम से इसको लगा के चले जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। टेक्निकल टीम थोड़ा सा देख लीजिए जरा, स्क्रीन का कुछ इशू आ रहा है, वेट करिए जरा, स्क्रीन का इशू आ रहा है। एक वीडियो शूट कर लीजिए और एक जो है वो, ताकि टेक्निकल टीम को भेज सकें। ठीक है, चलिए मैं इसको दोबारा कर देता हूं। ठीक है, वी आर सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ी देर के लिए चली गई थी, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, मैंने अपनी टेक्निकल टीम को बोल दिया है, इसका रेफरेंस यूज करके इसको सही करवा दीजिए। ठीक है, एक बार इसकी जो है, जो लाइव चल रही है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट अगेन। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बीच में हुआ बट इट इज रेक्टिफाइड नाउ। ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगाना है, पढ़ना कैसे, सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं, उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद उस सब्जेक्ट का टेस्ट लगा लेना है, तो वो सब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप करोगे सारे, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए आप कहोगे सर कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे भी कर सकते हो, और आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना सब कुछ है ही हमें। ठीक है, ये बेसिक पैटर्न आप फॉलो करिए। ठीक है, थोड़ा सा ऑफिशियल पीडीएफ देख लेते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। 24 सितंबर को जो है जारी हुआ, और ये सारी सूचना जो, इस पे वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, बार बार ये मैं रिपीट आपसे नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि हम समय इस पे ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन सिलेबस को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश पूरी करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये देखिए, एक प्रश्न पत्र होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लिखने वाला पेपर होगा नहीं सर, क्या मेंस इंटरव्यू दुनिया भर की चीजें, नहीं सर, कुछ भी ऐसा नहीं है। सीधे आपका एक रिटन पेपर अभी होने वाला है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे, यानी कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट, और 1/4 निगेटिव मार्किंग है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन आपसे लेने वाले हैं। ये बेसिक एग्जामिनेशन, ये बेसिक पैटर्न जो है आप मान के चलिए। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है एग्जामिनेशन का, जो क्योंकि मैं कई एग्जाम्स की, मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, तो मुझे जो अभी ट्रेंड समझ में आ रहा है कि अगर कहीं निगेटिव मार्किंग है तो जनरली जो आपका कट ऑफ रेंज है वो 60 to 70% के इर्द गिर्द दिख रही है। ठीक है, मोस्टली कट ऑफ इनसाइड द इंडिया और यू कैन से यूपी में 60 to 70%, यानी कि 100 में से 60 से 70 नंबर जो है, अगर आप 100% कट पिट के करेक्ट ले आते हैं तो आप इंश्योर हो सकते हैं कि हाँ बिल्कुल जो है ये मैं हो सकता हूं, लिस्ट में आ सकता हूं।
अगर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो 75 to 80% आपको लेके चलना होता, बट टारगेट शुड बी एटलीस्ट 70%। तो आप 70% का टारगेट मांग के चलिए, अपने दिमाग में प्रिपेयर रहिए कि मुझे 70% सही करना है। अब ये 70% अगर मुझे ले आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग क्या करेंगे, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब जाके 70 पे, कुछ लोग 95 अटेम्प्ट लेंगे तब जाके 70, कुछ लोग 80 करेंगे वो 70 पहुंच जाएंगे। इट मींस कि योर एक्यूरेसी मैटर्स। कितने एक्यूरेट हैं आप, क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं कितने क्वेश्चन में कितने गलत हो रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? टेस्ट सीरीज लगा के। ये कैसे पता लगेगा? प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के, जो आपकी जानकारी उसके बेसिस पर। तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या मैं 50 सॉल्व कर रहा हूं कितने गलत हो रहे हैं। इसका मतलब जितने गलत हो रहे हैं उसी के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, कितने लमसम हमें अटेम्प्ट करके आने हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। यूपीएससी नीड्स ओनली पॉजिटिव मार्क्स इन दिस एग्जाम। चलिए अभी बात करेंगे, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ, आप लोग का अलग ही स्टोरी चल रहा है चैट बॉक्स में। अच्छी बात है, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम है कि जो पढ़ा रहा है टीचर उस पर कुछ भी ध्यान नहीं है, अपना अलग ही पीएचडी चल रहा है। तो कट ऑफ आप ये लमसम मान चलिए, कट ऑफ अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप टारगेट इतना मान के चलिए जो ट्रेंड चल रहा है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कट ऑफ डिसाइड ऐसे अभी नहीं हो सकता, जब एग्जाम ही नहीं हो तो कैसे पता लगेगा कट ऑफ, कितने बच्चे बैठे, कितने छोड़ दिए, ठीक है, ये सब सारी चीजें। लेकिन कैसे एक्यूरेसी डिसाइड होती है, कैसे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया जाता है, वो सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है। आप देखेंगे 65 नंबर जो है टोटली 20 15 35 40 20 15 35 15 50 55 5 60 5 65। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सबसे ज्यादा। क्यों ये नैनो एनालिसिस का सबसे ज्यादा सिलेबस दिया? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एनालिसिस का है, तो जाहिर सी बात है ये एनालिसिस रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। ये तो 65 क्वेश्चन फार्मेसी है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर फार्मेसी में कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, नहीं, फिर इधर क्या करेंगे? ये कंप्यूटर वाले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस वो, और यूपी स्पेशल जो आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन और बिना यूपी स्पेशल के हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ही वो टीचर हूं जो आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ाऊंगा और कंप्यूटर वाला भी पढ़ाऊंगा, फार्मेसी में भी काफी हद तक कवर करूंगा मैं, और मेरे साथ और 5 लोगों की टीम है, वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनको एलोकेट करूंगा, वो पढ़ाएंगे। जैसे बाटी सर हैं वो कोलोजी पढ़ा रहे हैं, देवे सर वो भी कोलोजी पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में से एक की ड्यूटी आपकी जो है रहेगी। दोनों अपने आप में अच्छे टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं रखना कि नहीं मैं केवल फार्मेसी करके आ जाऊं इधर से छोड़ देंगे, नहीं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको नियर टू 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा। जीपैट नहीं है ये कि नहीं ये सेक्शन तैयार कर लेंगे, ये सेक्शन तैयार कर लेंगे, ये सेक्शन तो हमारा तैयार हो जाएगा, नो। इट्स अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ 0.5 नंबर की मारामारी है, लिस्ट से बाहर, लिस्ट के अंदर वाली बात है, ठीक है। सो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे योर सिलेबस कवरेज शुड बी मोर देन 80%, मोर देन 80% सिलेबस कवरेज, मोर देन 80% सिलेबस कवरेज। इससे नीचे सिलेबस करके नहीं जाना है, ठीक है। बाकी कोई कहता है कि नहीं सर हम 100% सिलेबस एकदम कवर करा देंगे, बेवकूफ बना रहा है। उसको अच्छे से पता है कि 100% सिलेबस कैन नॉट बी फिनिश्ड। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ छूटा रह ही जाएगा, लगेगा नहीं यार ये टॉपिक है, तो लास्ट दिन जिस दिन एग्जाम दोगे, जिस दिन एडमिट कार्ड जारी हो जाए, एग्जाम सेंटर से पहले भी फीलिंग आ रही है यार ये छूट गया, तो ये दिमाग से अपने आप निकाल दीजिए कि नहीं 100% मुझे कवर कर जाना है, या 100%, लेकिन नियर टू 100%। जो बच्चा 80% करके जा रहे हैं, जो एस्पिरेंट जो है 100% करके जा रहे हैं, दे आर हैविंग मोर चांसेस, क्योंकि आपने ज्यादा कवर किया है, ज्यादा डिटेल में कवर किया है, तो आप ज्यादा अटेम्प्ट ले पाओगे। आप इस बात को समझो, ज्यादा अटेम्प्ट ले पाओगे, देयर शुड बी अ चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज हाई। तो मैक्सिमम आपको कोशिश करना है कि मिनिमम योर सिलेबस शुड बी, सिलेबस कवरेज शुड बी 80%। 80% से नीचे नहीं कवर करके जाना है, इट शुड बी मोर देन 80%। 100% के लगभग लगभग आप कवर कर पाए तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस कवरेज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, तो टाइम का बहुत हड़बड़ तड़बड़ नहीं है, बस ये है कि आप अच्छे से यूज कर लीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब सिलेबस को जरा अच्छे से समझते हैं थोड़ा एक एक करके, ठीक है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही तो इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं बोले जा रहा हूं, आप सब कम्युनिकेट करते रहिए बीच बीच में। इज देयर एनी इशू? कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने लिख दीजिए डाउट,
मैं लास्ट में जो है जैसे सेशन खत्म होगा, लास्ट में आपका डाउट क्लियर करके तब मैं सेशन जो है आगे प्रोसीड करूंगा या क्लोज करूंगा। ठीक है, चलिए। There will be one question paper in the written examination which will contains 100 question and total duration will be 2 hours. So 120 minute 100 question, multiple and objective type question. Pharmaceutical analysis 20 questions. Why they have given this 20 questions? Just because of the job nature and job responsibilities. Okay, ठीक है सिंह जी। फार्मास्यूटिक्स क्यों? क्योंकि उसमें भी बहुत सारे आपके प्रोसीजर्स आ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 15 क्वेश्चंस, ठीक है। जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी क्वेश्चंस देंगे। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वहां भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इस सब्जेक्ट को भी रखा गया है। कोग्नोसी के 5 क्वेश्चन क्यों रखे गए हैं? क्योंकि बहुत सारे वहां पर क्वांटिफिकेशन वाले टेक्निक्स भी हम लोग यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स भी यूज करते हैं, तो कोग्नोसी के क्वेश्चंस यहां दे दिए गए हैं। फार्माकोलॉजी के केवल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी में बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं है। आप देखो कि बायो एक ऐसा टॉपिक है जहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व है। मजे की बात, इन्होंने फार्माकोलॉजी लिखा है और फार्माकोलॉजी के नाम पर क्या पूछा है? बायो, ठीक है। और हम सब क्या करेंगे? पूरी कोलॉजी पढ़ने लगे। नहीं पढ़ना है पूरी कोलॉजी, केवल बायो से पढ़ना है, स्टिक टू द सिलेबस, ठीक है। नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन द फील्ड। तो जो बेसिक, अब देखिए सिलेबस में क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिक कंप्यूटर। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं अलग से सर ट्रिपल सी का कोर्स कर लेते हैं कंप्यूटर, नहीं, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ लेना है, या फिर कोई पतली सी बुक कंप्यूटर की पढ़ी उसे पढ़ लीजिए। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें जो हम लोग पढ़ा देंगे, बिल्कुल भी उसके लिए परेशान मत होइए एकदम, ठीक है। ठीक है, 15 क्वेश्चन यहां से जो हम लोग कवर कर लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जो है उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन, और इस समय कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे आप इस समय किसकी बात हो रही है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कोई बताएगा मुझे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? राइट नाउ वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। प्लीज एक्सप्लेन इफ यू आर हैविंग एनी आइडिया। आईओटी बताइए जरा। ये यूपीएससी के 2020 या 21 में क्वेश्चन पूछा गया था, जब मैंने मेंस उस समय लिखा था, उस समय पूछा हुआ था। आजकल एआई पर हो रहा है, आजकल मशीन लर्निंग पे काम हो रहा है, ठीक है। बताइए इसके बारे में थोड़ा सा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए, बहुत एकदम देहाती भाषा में आपको सिंपल समझाता हूं, ठीक है। आजकल चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, आजकल आप देख रहे हो चाहे डोर हो घर की, बेल हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द रिमोट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरनेट। आज हमारे लिए चीजें आसान हुई हैं, लेकिन आप देखो साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग खाते खाली हो जा रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अच्छे समय यूज करना पड़ेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब कि ऐसे डिवाइसेस जो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसको हम इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। आज हम 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है तो भी अपने घर की चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। वाईफाई कैमरा लगे हुए, हम घर में कहीं भी बैठे देख सकते हैं आराम से, इजिली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेकिन उसके लिए इंश्योरिटी क्या करनी पड़ेगी? फास्ट स्पीड, ठीक है। गैप कम होना चाहिए, जो लैग टाइम है वो कम होना चाहिए, इसीलिए 4G की जगह 5G आया। तो आज हम 5G के जमाने में बिल्कुल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर सकते हैं। गांव देहात जहां ढंग से सिग्नल नहीं आ रहा, वहां कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हम कर सकते हैं? सो फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट स्पीड इज इंपॉर्टेंट। और आज देखिए कितनी, चाहे हम कितनी भी जियो को गालियां दे ले, कुछ भी कह लें कि इन्होंने बढ़ा दिया कुछ भी, लेकिन जो रिवोल्यूशन लेके आया इंडिया में इंटरनेट के क्षेत्र में, आप देखो वो जियो ही थी। उसके पहले भी चल रहे थे, जब तक हमें याद है कि 1 GB का डेटा आइडिया का आता था, 150 200 300 का, और लोग हॉटस्पॉट देने से डरते थे उस समय। आज देखो दबा के इंटरनेट का कई लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे है उसके बारे में पढ़ लेंगे, तो जो रिसेंट एडवांसमेंट हो रही है उन सब के बारे में पढ़ने वाले होंगे। जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिकॉज इट्स एग्जामिनेशन ऑफ यूपी, सो यूपी का जो है आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे केवल फार्मा और फार्मा पढ़ लिया इसको हल्के में लेंगे, नहीं, कुछ भी हल्के में नहीं लेना है, सब पे इक्वल फोकस आपको करना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, दैट बोथ पार्ट विल बी टोटली कवर्ड बाय मी ओनली, आई विल बी द टीचर फॉर द सेम। For pharma also, mostly things will be covered by me. Apart from that,
4 to 5 faculties, they are also inside your batch, so they are all going to take their classes. ठीक है, उनकी भी क्लासेस हम लोग करा देंगे, जैसे बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस है, एनालिसिस की है, कोलॉजी की है, ये सब जो हम लोग करा देंगे उसमें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल सिलेबस जरा जानने की कोशिश करते हैं। क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां तो कोई डाउट, किसी को कुछ इशू है बता दीजिए। ये मैं क्यों इतना लाइन बाय लाइन, ये तो बच्चों वाली चीज है, सब लोग दिख रहे हैं, सब तो पढ़ सकते। क्या किसी को अंग्रेजी नहीं आती है? आती है, लेकिन उसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से लिया गया सिलेबस, वो थोड़ा समझना जरूरी है। आप जरा एनालिसिस पर नजर मारिए। डेफिनेशन एंड स्कोप क्या लिखा है? डेफिनेशन का मतलब अबाउट टॉपिक, स्कोप का मतलब एप्लीकेशन। मैंने आपसे अभी क्या बताया कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे क्या है, वो क्यों आया, और उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी। तो डेफिनेशन और स्कोप, इसका मतलब जो भी हम टेक्निक पढ़ेंगे वो टेक्निक क्या है, उस टेक्निक के क्या क्या पार्ट्स हैं, उस टेक्निक को क्यों लाया गया, उस टेक्निक का एप्लीकेशन क्या है। अगर इन तीन एस्पेक्ट पे पूरी एनालिसिस हम पढ़ेंगे तो और एनालिसिस विल बी परफेक्ट। समझ गए आप? यही चीज आपको करनी है, ज्यादा डीप नहीं घुसना है। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, बहुत सारे टेक्निक एनालिसिस। जैसे देखिए, अब ध्यान से, किसी भी चीज को एनालिसिस करना हो तो थोड़ा सा मैं डीप जाता हूं। लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट से आप क्वांटिफाई कर पाते हो। देखो, कोई भी चीज, कोई भी सैंपल हो, ड्रग का हो चाहे कोई भी सैंपल हो, आप इंप्योरिटी से बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते 100% प्योर है साहब, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ट्रेसेस होंगे इंप्योरिटीज के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या लिमिट में है कि नहीं है, इसलिए लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो लिमिट टेस्ट में आप देखोगे कभी टर्बिडिटी चेक किया जाता है, कभी कलर चेक किया जाता है। यानी कि जो सैंपल्स आपने बनाया, यानी कि जितनी लिमिट, मालूम डिसाइड कि नहीं 5 माइक्रोग्राम इसमें लिमिट है, यानी कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंप्योरिटीज से आप बच नहीं सकते, इंप्योरिटीज रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन जो इंप्योरिटीज है दैट शुड बी इन द लिमिट। अगर वो लिमिट से बाहर है तो वो क्या हो जाएंगी, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ओओएस वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट भी एक एनालिटिकल प्रोसीजर ही है, लेकिन एग्जैक्ट एनालिसिस आप नहीं कर पाते, उससे आइडिया लगा पाते हो। जैसे क्या उन्होंने बोल दिया कि नहीं इतनी लिमिट होनी चाहिए, इतने की, तो उतने की आप क्या करते हो, सोल्यूशन बनाते हो। फिर उसकी जो टर्बिडिटी है और जो आपका सैंपल, दोनों की टर्बिडिटी या दोनों का कलर आप मेजर करते हो। तो जो टर्बिडिटी कलर है, उस कलर से डाउन फेड कलर ही आपका होना चाहिए सैंपल का, तब जाकर सैंपल पास होगा। अगर ज्यादा डार्क आ गया, इसका मतलब कि कंसेंट्रेशन उसमें ज्यादा है, इंप्योरिटी ज्यादा है। तो यहां पर देख रहे हो आप, एक क्वालिटेटिव वे में आप चेक कर रहे हो, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं चेक कर पा रहे हो। तो एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर तो इन्वॉल्व है, लेकिन एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। भाई किसी की आंख खराब हो, कलर फर्क ही ना कर पाए, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए, तो उसके हिसाब से तो लिमिट टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो लिमिट टेस्ट भी टाइट्रेशन में, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो गया, या फिर अदर जितने भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गए, उन सब में वो टाइट्रेशन है क्या, उसके इंडिकेटर्स वगैरह क्या यूज होंगे, उसकी एप्लीकेशन क्या है, और कौन सी ड्रग किस टाइट्रेशन से टाइट्रेट हो रही है, इतना अगर पढ़ लेते हैं तो टाइट्रेशन वगैरह जो है सारी चीजें हो जाएंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, अब देखिए जीएलपी, जीएलपी का क्या लेना देना है एनालिसिस से, इन्होंने खिचड़ी बना दिया हुआ है। क्वालिटी एश्योरेंस का सब्जेक्ट है ये जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, ये सब जो है क्वालिटी एश्योरेंस का है। लेकिन क्योंकि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन किससे एनालिसिस है, किससे इन्वॉल्व है, एनालिटिकल प्रोसीजर से। मान लीजिए जैसे एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, एक मिनट रुकिए जरा। जैसे मान लीजिए ये ड्रग है आपकी, ठीक है, ये अगर मुझे इस ड्रग को क्वांटिटी लिखा है कि ईच टैबलेट कंसेंट 500 mg, तो अगर मुझे पता लगाना तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा इसका। ठीक है, क्रश करके इसकी कंसेंट्रेशन बनाऊंगा, फिर इक्विवेलेंट कंसेंट्रेशन बनाऊंगा, और उसको यूवी से या एचपीएल से या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिससे मुझे एनालिसिस करना होगा, ये सब यही टेक्निक आप वहां मिलने वाला है, आपको यही इंस्ट्रूमेंट मिलने वाले हैं, बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड। ये जो फैसिलिटीज होती है ना, ऐसी लैब को बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी, सैफ लैब्स। जैसे मैंने सीडीआरआई से अपना प्रोजेक्ट किया हुआ है एम फार्मा का, तो उसमें सैफ लैब है, वहां पर सेंटर्स जाते हैं, वहां पर सैंपल जाते हैं, चाहे आपको एनएमआर कराना हो चाहे कोई भी सैंपल्स कराना हो, सैंपल भेजिए, ड्राफ्ट के चार्जेस भेजिए, और वो सारी चीजें। तो कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, ये कैलिब्रेशन वैलिडेशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि सैंपल प्रोसीजर की जो कैलिब्रेशन कर्व वगैरह वो सही है कि नहीं, क्या वो मेथड रिलायबल है कि नहीं चेक करने के लिए, तो ये सब एनालिसिस के लिए। तो किसी दवा से अगर कोई चीज निकाल रहे हो तो यानी कि एनालिसिस कर रहे हो, तो कौन सी गाइडलाइन आप यूज करते हो, आईसीएस की गाइडलाइन। लेकिन वहीं ब्लड में सैंपल्स या बायोलॉजिकल सैंपल्स आप एनालिसिस करते हो, आप फॉलो करते हो यूएसएफडीए की गाइडलाइन, जैसे मैंने इस पे काम किया हुआ है। ठीक है, ल्यूपिन में बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो मुझे आइडिया है इसका। ठीक है, एचपीएलसी पे मैंने काम किया है, एलसीएमएस पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, जीसी पर काम किया हुआ है।
तो मुझे इन सब का आइडिया है एनालिटिकल प्रोसीजर का। एडीएमई पे बेस्ड मेरा प्रोजेक्ट भी था सीडीआरआई में, तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने सारा काम किया हुआ, तो मुझे आइडिया है इसका। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहां पर देखो आप, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, यानी कि एनालिसिस की एक टेक्निक है स्पेक्ट्रो। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है, यूवी भी हो सकती है, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक यानी कि लाइट का यूज करके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनमें से यूवी हो, चाहे आईआर हो, चाहे विजिबल हो, इन सब का यूज करके सैंपल्स के डिटेक्शन में काम कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब लाइट, तो लाइट का यूज करके हम लोग किसी सैंपल्स के एनालिसिस कर रहे हैं। ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक है। ये एनालिसिस बता देते हैं कितना कंसेंट्रेशन, कितना माइक्रोग्राम है, कितना पीपीएम है, ये कंसेंट्रेशन फाइंड आउट कर देती है। फिर दूसरी एक टेक्निक आपको दिख रही होगी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसका प्रोसीजर अलग है, स्टेशनरी फेज अलग है, मोबाइल फेज अलग है। यहां पर जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल करता है वो पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बहुत पोलर सॉल्वेंट लेना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, फेस कार्बन बॉन्डेड फेस कौन सी लेनी है, C18 कॉलम लेना है, C8 कॉलम लेना है, ये सब सारी बातें। तो एक दिख रहा होगा कि लिमिट टेस्ट एक इंपॉर्टेंट है, टाइट्रेशन एक इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये सारी टेक्निक्स हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ये सब एनालिटिकल टेक्निक है, उसमें अलग अलग हम लोग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप ध्यान से देखिए यहां पर, ड्रग्स रूल्स 1945, लेवलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, कॉस्मेटिक रूल 2020। पहले 1945 वाला रूल था, अभी तो अपडेट हो गया वो सब सारी चीजें। तो आप यहां देखोगे डीएनसी एक्ट का भी। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस, अभी फिलहाल बात चल रही है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स प्लस मेडिकल डिवाइसेस को एक साथ कर दिया जाए, लेकिन अभी मेडिकल डिवाइसेस अलग जो है रूल्स के तहत, 2017 वाले रूल के तहत गवर्न हो रहा है ये सब सारी चीजें। तो आप देखेंगे यहाँ कुछ क्यूसी का भी टॉपिक है, कुछ एनालिसिस का टॉपिक है, कुछ आपका टॉपिक जो है इससे रिलेटेड है। सर जी आपने भी इसका, मैं क्यों भरूंगा भाई साहब फॉर्म, अब मेरे फॉर्म भरने के दिन गए। ठीक है, जो ऑलरेडी डीआई निकाल के बैठा हुआ है, जो ऑलरेडी फार्मेसिस्ट क्रैक करके बैठा हुआ है, जिंदगी में सब जितना जो करना कर लिया मैंने, अब मैं क्यों भरूंगा इसको, बताइए। ठीक है, अब उन सब मुंह माया से मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। देखिए, समय के साथ साथ चीजें ना, आपकी वरीयता, आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं। कभी मैं सिविल सर्विसेज के लिए बहुत पागल था कि नहीं मुझे आईएएस बनना ही बनना है। ठीक है, लेकिन अब लगता है कि नहीं यार, जिंदगी ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज से करके या खाली टीचिंग करके, नहीं, कुछ भी नहीं। सो डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन, करंट सिचुएशन। कोई बात नहीं शुभम जी, पूछ सकते, इसमें कौन सी बुरी बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं आपको खुल के बता दूं कि मैं एग्जाम्स में कभी कभी बैठता हूं। ठीक है, जहां पर मुझे लगता है कि मेरी एज है, मैं जरूर बैठता हूं। नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं आपकी सीट खा जाऊं, नहीं, मुझे वास्तव में वो जो एग्जाम में प्रेशर है वो महसूस करना है। लेवल ऐसे नहीं मैं कट ऑफ डिसाइड करता कि नहीं, एक लिया और 4 लोगों से पूछा और फोन पे बात करके कट ऑफ डिसाइड कर देना। खुद एग्जाम में बैठता हूं, खुद प्रेशर को महसूस करता हूं। कभी इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू, जैसे अब बीपीएससी डीआई का देखेंगे आप, तो नहीं गया मैं उसमें इंटरव्यू देने, होने के बाद भी, क्योंकि मुझे नई सीट चाहिए वहां पर। ठीक है, मुझे केवल कॉम्पिटिटिवनेस मेरे अंदर बनी रहे ताकि मैं बेहतर आपको गाइड कर पाऊं, एक्सपीरियंस ले पाऊं, इसीलिए मैं एग्जाम्स दे देता हूं कभी कभी पर। ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज कि आपकी सीट खा जाओ, मुझे नौकरी करनी नहीं वहां पर। फार्मास्यूटिक्स, अब देखिए कैलकुलेशंस पूछा गया, क्योंकि जॉब ही एनालिटिकल है, तो जैसे पीएच, भाई बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बफर्स बनाने पड़ेंगे। आ रहा हूं आलोक जी, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, परेशान बिल्कुल बिल्कुल मत होइए, सिलेबस थोड़ा सा आइडिया लेते रहिए। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, पीएच, बफर, आइसोटोनिक, आइसोटोनिसिटी की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो, बफर्स, पीएच, इन सब के बारे में थोड़ा सा, डोजेस फॉर्म के बारे में, इन सब के बारे में। क्यों क्यों इन सब के डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप इनका इवेल्युएशन करोगे या इनका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करोगे तो उसमें बहुत से एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व है। मैं बता रहा हूं शुभम जी, बता रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं समय इसी ले रहा हूं थोड़ा सा ना। फिर टैबलेट कोटिंग और ये पेरेंटल्स प्रोडक्ट्स, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, बायोअवेलेबिलिटी। अब देखो, बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस बायोफॉर्म का टॉपिक है। फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, डिस्टिलेशन वगैरह ये सब आपको इंजीनियरिंग में मिल जाएंगे और फिजिकल फार्मेसी में मिल जाएंगे। ये जितने भी है ये जनरल फार्मेसी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सूटिक्स पूरी पूछ ली गई है, जो हमें जरूरत है। सूटिक्स तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे काम की जो है पूछ ली गई है सारी चीजें। बायोअवेलेबिलिटी वगैरह क्यों दे दिया गया है, क्योंकि आप बहुत सारे, जब आप सॉफ्टवेयर देखो,
वायलेबिलिटी कैसे निकालें, बहुत सारी जब जब करोगे एक्सपेरिमेंट ना, नॉन विन लिन करके एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। जैसे मान लो हम फार्माकोकाइनेटिक स्टडी कर रहे हैं, डीएमपी की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पर्टिकुलर डोज दिया हमने, सैंपलिंग टाइम वगैरह सब कुछ, फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे ब्लड को कलेक्ट करना होता है, प्लाज्मा को निकालना होता है, उस प्लाज्मा को प्रोसेस करके सेंट्रीफ्यूज वगैरह करके, चाहे यूवी में लगा दो, चाहे आप चाहे एचपीएलसी में लगा दो, चाहे आप एलसीएमएसएमएस में लगा दो, किसी में सैंपल्स लगा दो, अल्टीमेटली कंसेंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। फिर उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग क्लियरेंस, टी हाफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे पैरामीटर्स पता लगा देते हैं। ये यहां पर भी एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व है, इसीलिए जो हम लोग, ये आपके सिलेबस में भी है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, कहां इंप्योरिटी, अब जैसे इंप्योरिटीज यहां इसके अंदर दे दिया है, जबकि इंप्योरिटीज और लिमिट टेस्ट एक साथ पढ़ा जाता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप सिलेबस में देखेंगे तो पूरी खिचड़ी बनाई हुई है। एसिड बेस बफर वहां भी पूछ दिया, यहां भी पूछ दिया इन्होंने, क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, ये सब सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, ये सब क्यों आपसे आइसोमेरिज्म और ये सब क्यों पूछा जा रहा है, या सॉल्ट फॉर्म किसी चीज का क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स जो है पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमिना भी शो करते हैं, ठीक है। उनके कई सारे कंपाउंड्स, उनके सॉल्ट्स की सॉल्बिलिटी वगैरह, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब अलग होती है, इसलिए थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वहां भी एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व हो सकता है, तो इसीलिए जो है ये सब सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब क्यों दिया गया है? क्योंकि यानी कि जो ड्रग्स दिया स्पेसिफिकली, जूनियर एनालिस्ट ड्रग्स, अब ये माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी एज ए सोर्स ऑफ ड्रग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फंजाई से मिलते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सोर्स ऑफ ड्रग है। कोग्नोसी क्यों पढ़ रहा है? सोर्स ऑफ ड्रग है, हर्बल सोर्स ऑफ ड्रग है, ठीक है। ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टरलाइजेशन, एसेप्टिक एरिया, ये सब सारी चीजें, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल, ऐसे विटामिन का हो सकता है अलग अलग, तो उसमें पूछते हैं कि कौन सा मेथड है, कौन सा, एंजाइम्स के बारे में अच्छे से पूछ सकते हैं, ये सब सारी चीजें, ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में, को एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या करने वाला हूं, क्योंकि पिछले जो सेशंस मैंने ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह के लिए रखे हैं, जीपेट के लिए रखे हैं, उनमें कुछ क्लासेस काफी अच्छी हुई हैं, तो वो क्लासेस मैं चाहूंगा कि आपको फायदा दिया जाए उसका, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं वो डाल के फिर अपना पीछा छुटा दूं, नहीं, वो अपने टाइम के बेस्ट लेक्चर्स है, तो मैं उनको भी आपके इसमें अपलोड करवाऊंगा, तो आपको कई सारे रिकॉर्डेड सेशंस भी दिखेंगे, तो उससे परेशान नहीं होना है, लाइव और रिकॉर्डेड को मर्ज करके देख लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये वाले फार्माकोग्नोसी में आप देखेंगे, ड्रग्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, जो एनालिटिकल प्रोसेस जहां पर इन्वॉल्व है उन सब के बारे में, माइक्रोस्कोपी जैसे पूछ दिया, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये सब, ठीक है। फार्माकोलॉजी के नाम पर देखो क्या मजाक इन्होंने किया है, केवल बायो से पूछा हुआ है, क्योंकि ये भी एक प्रोसीजर ही है चीजों को फाइंड आउट करने का, पता लगाने का, तो बायो से का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे, उसका प्रिंसिपल अच्छे से समझेंगे। अब देखो बायो से क्या है वो तो प्रिंसिपल से पता लग जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ बायो से है कि नहीं वो डायमेंशन, तो वो टॉपिक क्या है, क्यों है, उसका एप्लीकेशन क्या है, इन 3 डायमेंशन पे जरूर पढ़ना है चीजों को। फिर टाइप्स ऑफ बायोसिस आप देखेंगे, ठीक है, ग्रेडेड बायोसिस आपको दिखेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स दिखेंगे, बहुत सारे बायोसिस आपको दिखेंगे। फिर इंसुलिन का बायोसिस कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कौन सा ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं, कौन सा एनिमल हम यूज कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे बायो एस बिहार डीए में दबा के क्वेश्चन करीब 10-15 क्वेश्चन आ गए थे, कई लोग तो चक्कर खा के गिर गए, उस मैनुअल्स पूछ लिए थे कि इंसुलिन के लिए कौन सा, इसके लिए कौन सा, तो इन सब का बायो से भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, बहुत प्रिसाइज सिलेबस है, बिल्कुल भी नहीं भटकना है, ठीक है। तो हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना है, तो आपके टाइम जो आपने बी फार्मा के टाइम प्रिपरेशन की होगी ना, तो चाहे वो केडीटी की किताब हो, चाहे एनालिसिस की कोई किताब हो, आप उसको रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज इट फॉर द रेफरेंस इफ यू आर हैविंग, ठीक है। ये सब कंप्यूटर का जरा देख लेते हैं, कंप्यूटर के बारे में, फिर डब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में थोड़ा देख लेंगे, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, इंटरनेट, वो सब बेसिक चीजें जो ट्रिपल सी के कोर्सेज वगैरह में पढ़ाई जाती हैं, यही सब सारी चीजें। इतना तो बेसिक चीज आदमी को कंप्यूटर पकड़ा दो 10 दिन में सीख लेगा सब कुछ, कोई ट्रिपल सी का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने क्या कोई कोर्स कर रखा है, लेकिन ट्रिपल सी का एग्जाम दिया हो गया अच्छे से, इसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत थोड़ी नहीं, तो इजिली हो जाता है, ठीक है। MS एक्सेल, MS वर्ड वगैरह के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, ई गवर्नेंस देखो रिसेंट, आजकल हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप देखो बहुत सारी साइट है, इंटरनेट, अभी रिसेंटली आप न्यूज सुन रहे होंगे, एक इंडिया में एक ऐसा राज्य है जिसने पूरा पेपरलेस सिलेक्शन करा है, कोई बता सकता है ये न्यूज?
इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, एक पन्ना छुए बिना पेपरलेस इलेक्शन हुआ है। बता दीजिए जरा फटाफट। ई कोर्ट्स चल रही हैं। फिर स्क्रीन चली गई यार। चलिए बताइए, शुभम जी का कहना है केरला। और लोग बताएं, ये जानकारी है किसी को? नई जानकारी तो सर्च करिएगा। यही जो रिसेंट चीजें हो रही है ना, उसको ऑब्जर्व करना अपने इर्द गिर्द। ठीक है, पेपरलेस इलेक्शन, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री। ई गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पे ये वर्तमान सरकार काम कर रही है। कम से कम लोग ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा दक्ष हो, ज्यादा काम करे अच्छे से। इसलिए आप देखो कि वैकेंसीज में कटिंग हो रही है, बहुत कम वैकेंसीज है। भीड़ नहीं बढ़ाना है सरकार को। ई गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर एस्पेक्ट है। इंटरनेट आया तो खतरा भी आया। अभिषेक जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश। अब बताइए, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, हर चीज मुझे नहीं पता होती है, आपको भी पता करनी पड़ेगी। ठीक है, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटम डॉट्स की बात कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, डार्क वेब की बात कर रहे हैं, ठीक है, डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखो आ गया ना, ये देखो, मैंने तो अभी इसको ऑब्जर्व भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैंने देखा इसको कि यहां पर भी सिलेबस है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, विक्रांत जी के कहना दिल्ली। देखिए अलग अलग, निहाल जी का नाम मध्य प्रदेश, अभिषेक जी का नाम मध्य प्रदेश। अब किसकी बात मानी जाए? एक ही बैच के सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को सही जानकारी पता है, कुछ लोगों को नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर सिंसियरिटी कि आप कितने सिंसियर है, कितने विजिलेंट है अपने आसपास। ये वाला पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम होता है ना, उनको एग्जामिनर को कीड़ा रहता है कि नहीं इधर से पूछा जाए, घिसा पिटा ना पूछा जाए। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान देखना है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश स्पेशल किताबें भी आती हैं, खुद से भी कर सकते हो आप, हम भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं यूपी स्पेशल आपको पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मेरे अपने पीसीएस के नोट्स भी बने हुए हैं अपने टाइम के यूपी स्पेशल के, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपसे। हिंदी में बने हुए उस समय, क्योंकि पीसीएस मैंने हिंदी मीडियम से दिया हुआ था। तो उसमें आप हिस्ट्री, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है, कल्चर क्या है, आर्ट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, फोक डांसेस कौन से हैं, लिटरेचर क्या है, रीजनल लैंग्वेज, जैसे अवधि के बारे में, बुंदेलखंडी भाषा वगैरह बारे में काफी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, फिर जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या है, कहाँ पर कौन से मिनरल्स हैं, जैसे ललितपुर है तो वहां कौन सा मिनरल पाया जाता है, जियोग्राफिकल लोकेशन। जैसे सोनभद्र है, आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, कई राज्यों से घिरा हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लोकेशंस, क्या क्लाइमेट है उत्तर प्रदेश का, कौन सी सॉइल जड़ों मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें। इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं, जैसे पूछ दिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कहाँ है, बताइए जरा आप ऑप्शन बताइए। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का हब कौन सा है सर, बताइए। लखनऊ, ठीक है, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बताइए जरा इलेक्ट्रॉनिक्स। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी करके एक पूरा मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, कभी आओगे तो पता लग जाएगा। यस, नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल वाली सिटी, बायोटेक्नोलॉजी के मामले में कौन सी सिटी एडवांस है अपने यूपी में, थोड़ा आइडिया बताइए। बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए बायोटेक्नोलॉजी के मामले में। अरे छोड़ दीजिए, अब नोएडा को छोड़ दीजिए, हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिटी। बताइए नोएडा के बारे और उसके बाद बताइए बायोटेक्नोलॉजिकल के बारे में। यही ऑप्शन है, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर। बता दो दिया निहाल जी ऑप्शन। यस, लखनऊ। नहीं भाई साहब, लखनऊ है। ठीक है, चलिए। पॉलिटी क्या है, क्या गवर्नेंस सिस्टम कौन है, राज्यपाल कौन से हैं यहाँ पर अभी, और कोर्ट सिस्टम क्या, थोड़े बहुत आइडिया है। उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे,
उत्तर प्रदेश का अचीवमेंट क्या है, वो सब सारी चीजें, ठीक है। कोई पर्सनालिटीज के बारे में पूछ लिया जाएगा, रिसेंटली अभी यूपी ने क्या कुछ कोई यूपी का प्लेयर जो है पैरा ओलंपिक्स गेम में या क्रिकेट में या कहीं पर भी अच्छा किया हो, तो जो करंट अफेयर है उसमें अगर यूपी का कहीं नाम आता है, कोई इंडेक्स जारी हुआ उसमें अगर यूपी अच्छा कर रहा है, तो वो सब सारी चीजें करंट इवेंट्स में आ जाएंगी। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है या कोई पर्सनालिटीज है जिन्होंने कोई अवार्ड विनिंग काम किया है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यूपी वाले तो कट्टा चलाते हैं, ऐसा नहीं भाई साहब, यूपी में आओ तो सही, बहुत कुछ है, खाली कट्टा नहीं है यूपी में, बदनाम कर रखा है बहुत लोगों ने, बाहुबलियों का प्रदेश है, ऐसा नहीं है भाई साहब, बाहुबली वाली अब सब अंडरग्राउंड है, ठीक है। सरकार बदलती है तो लोगों के काम करने का रवैया भी बदलता है, सिस्टम में लोग वही रहेंगे, आप भी जब सेलेक्ट होगे तो सिस्टम में रहोगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, आप देखोगे, लेकिन रवैया काम करने का बदलेगा जरूर। आलोक जी कह रहे हैं पार्ट 9 और चैप्टर 6 बता दें, तो ये थोड़ा सा आइडिया जो है हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी बात हो गई, कल से अच्छे से सिस्टमेटिकली हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी कैसे पढ़ना है, अभी आपको कंटेंट में देखिए, थोड़ा सा उसको अच्छे समझ लीजिए, कोर्स को कैसे यूज करना है। जब आप कोर्स खोलते हो ना तो स्टार्ट लर्निंग लिख के आता है, ठीक। जैसे उसको खोलोगे तो उसमें लिखा रहेगा ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। तो जैसे ये जो सेशन हो रहा है, इसको आपने चैट ऑप्शन के थ्रू ज्वाइन किया था ग्रुप चैट में, उसके बाद एक चैट संजय चौहान वाले दिख रहा होगा, मैंने ओपन कर रखी ताकि आप मेरे से बात कर सको, डाउट कर पूछ सको, कुछ बातें पूछनी है आप वो कर सको। यहां पर चैट लाइव क्लासेस की जाती है। इन केस अगर आप लाइव क्लास वाले चैट से यहां से नहीं जुड़ पाते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही अलग ही चुल मची रहेगी तो उसको क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, तो वो नहीं ज्वाइन होगा क्योंकि ट्यूटर हैज नॉट स्टार्टेड। कुछ लोग 2.5-3 घंटे बाद महान होंगे, वो बाद में जुड़ेंगे, तो भी नहीं स्टार्ट होगा, जस्ट बिकॉज दैट सेशन इज ओवर। नाउ इट विल बी विजिबल अंडर लाइव सेशन, तो ये वीडियो कहां जाएगी, लाइव में सबसे ऊपर दिखेगी। तो आप एक आध हफ्ता तक यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। सीरियल का इशू थोड़ा सा रहता है, यहाँ पर लाइव हो, डाउनलोड फोल्डर हो, हर एप्लीकेशन या हर जगह आप कोई चीज डाउनलोड करोगे मोबाइल में, आप देखो अरेंज होती नहीं होती, रैंडम होती। तो लाइव और डाउनलोड फोल्डर हमेशा रैंडम ही होते हैं। तो आपका टाइम ना बर्बाद हो तो जिस भी सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट में हम कंटेंट में वीडियो वाले लेक्चर्स में जाके अरेंज कर देंगे, फिर उसके नोट्स कर देंगे। नोट्स का सिस्टम हमारे यहाँ ये है कि जब भी टॉपिक टीचर पढ़ाएगा डेली डेली एक एक पीडीएफ हम नहीं अपलोड करते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म मल्टीपल बैचेस चल रहे होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, वीकेंड्स में सैटरडे संडे में जो है इसको अपलोड कर देते हैं। तो आप यहां से हफ्ते भर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन आपको पढ़ाई करनी कंटेंट से सब्जेक्ट वाइज। तो ये वीडियो भी एक हफ्ते बाद आपको जिस सब्जेक्ट की वहां जाके ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको कंटेंट में वहां पर आप देखोगे, ओवरऑल एग्जाम्स के बारे में भी आपको आज पूरा आइडिया बता दिया मैंने, फिर सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस भी मैंने आपको बता दिया है, फिर वो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, उसके पढ़ना अच्छे से, शॉर्ट नोट बनाना है, रिवाइज करना है, टेस्ट लगाना है, ये पैटर्न एक आपका होने वाला है। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। चलिए, गुड इवनिंग, ठीक है सर, उनका बिना पेट एग्जाम के हो जाएगा क्या, ठीक है, ये तो डिपार्टमेंट ही जाने भाई, डिपार्टमेंट जब सिलेक्शन ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो उनको रिलैक्स भी कर सकता है या फिर सेम एज ए यूजुअल ट्रीट कर सकते हैं, तो पेड तो देना ही पड़ेगा। सर वैलिडिटी हम सबकी बढ़ा दो, वैलिडिटी ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, जिनकी रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो गई है। जो लोग सो रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, हम उसका क्या करेंगे बताइए। इससे दिखता है कि वो अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार है ही नहीं, सीरियस है ही नहीं। सर 45 परसेंटाइल है या फिर 45 नंबर है, इससे कुछ फर्क अब ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये 15 गुना के आसपास लेने वाले थे वैकेंसी से, जितनी वैकेंसी तो उसका 15 गुना जोड़ लीजिए। और जो मुझे संज्ञान हुआ, कुछ लोग आरटीआई फाइल, देखिए मैंने तो आरटीआई फाइल नहीं किया, मैं तो सरकार हूं नहीं, मैं तो सिस्टम का हिस्सा हूं नहीं, तो ये पता कैसे लगेगा, या तो कोई चेयरमैन साहब से या फिर पत्रकार कोई पूछ ले, या फिर कोई आरटीआई फाइल कर दे, या सरकार खुद डेटा जारी कर दे। तो कुछ गिने चुने बच्चों ने जो है आरटीआई फाइल की थी, तो मेरे ख्याल से 2200-2300 के आसपास फॉर्म बता रहे हैं, लेकिन मेरा एस्टिमेशन 3000 के आसपास था। तो जितने हमें सीट चाहिए उतनी तो है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि सभी को मौका मिलने वाला है। तो अब ज्यादा बहुत ज्यादा परसेंटाइल वाइल तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, सबको बैठाने वाले हैं ये, ठीक है। चलिए, यूपीएससी नीड्स ओनली पॉजिटिव मार्क्स इन दिस एग्जाम, आदित्य जी मैं समझ नहीं पाया आपका लॉजिक, क्यों, क्या सेंस है इस चीज का।
पार्ट 9 चैप्टर 6, पार्ट 9 चैप्टर 6 सिलेबस में है क्या? कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट 9 चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं? पार्ट 9 चैप्टर 6 सर, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। आलोक जी, किस किस पार्ट 9 चैप्टर 6 में समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, थोड़ा एक्सप्लेन करिए अच्छे से। शुभम जी का सवाल है, सर डीआई बड़ा होता है या ड्रग इनलेस? कोई बड़ा नहीं होता, पैसा बड़ा होता है। ठीक है, जहां हमारी हैसियत ज्यादा है, जहां हमारा पैसा ज्यादा, वही बड़ा है। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है। डीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। ठीक है, बड़ा छोटा नाम की कोई क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है ये। कोई एनालिसिस का काम करके खुश है, कोई डीआई के काम करके खुश है। ठीक है, कोई बिना सरकारी नौकरी के खुश है, तो एक पैरामीटर पे नहीं जज कर सकते। पेपरलेस एग्जाम स्टेट इज यूपी। अभिषेक जी, ज्यादा मत बोलिए, बाबा की सरकार है। ठीक है, मैं भी यूपी का ही हूँ। ले लेंगे लपेटे में बाबा जी। ठीक है, लगभग लगभग ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गोइंग टू गिव। ठीक है, देखिए मैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिल्कुल इंसान नहीं हूँ। जो सरकार अच्छा करती है मैं उसकी बात करता हूँ अच्छी, जो नहीं करते मैं क्रिटिसिज्म भी करता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी गवर्नमेंट, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। तो मेरे ऊपर कृपया टैग हुए गलती से ना लगा देंगे, आप बीजेपी वाले, आप कांग्रेसी, आप ये आप वो। मैं कोई कोई वाला नहीं हूँ। आई एम अ टीचर। ठीक है, तो जो आरटीआई में डेटा है वो 2300 के आसपास डेटा आया है। अब वो कितना हद तक सही है क्या है, अब आरटीआई तो भाई सही होना चाहिए। मैंने नहीं आरटीआई फाइल की, टू बी ऑनेस्ट, बच्चों ने फाइल कर रखी थी। ठीक है, और कुछ पूछ लीजिए सवाल। आलोक जी अभी आएंगे। ठीक है, सब रूल्स वगैरह सब पढ़ाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए। जूरिस्प्रूडेंस का जो टॉपिक है वो मैं ही डील करूंगा। ठीक है, और ऐसा जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाएंगे आप लोग याद रखेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। 20 अक्टूबर को अभिषेक जी, अमू जी कह रहे हैं मैंने किया था आरटीआई, तो क्या पता लगा अमू जी, बता दीजिए। शाम सभी को आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा। क्या जवाब आया उसमें, रिस्पॉन्स क्या है और कितने बच्चों ने? अच्छा, अभी तक नहीं आया जवाब। ओके, तो पता है ना आरटीआई पे कि अगर 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उस पर जो है एक्शन होता है। यूपीपीएससी लेक्चरर की जो एग्जाम डेट थी वो 20 अक्टूबर को थी। पेपर का अभी कुछ भी नहीं पता है। हम तो सिलेबस का एक हफ्ते 10 दिन मान के चल रहे थे, सितंबर में आ रहा है, क्या ही बोलेंगे। चेयरमैन फिक्स नहीं हो पाते जल्दी। यूपी में प्रॉब्लम ये है कि संस्थाओं के चेयरमैन फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, कैसे मामला होगा। इसीलिए मैंने रिस्क को देखते हुए 1 साल की वैलिडिटी दे दी। अब इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कायदे से जो ट्रेंड रहा है। अब ऐसा निगेटिव ट्रेंड देखेंगे, देखे 2-2 साल एग्जाम भी नहीं है, 2022 की वैकेंसी कुछ क्लियर नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो अभी ट्रेंड है, जो यूपी पीसीएस का है, ट्रिपल एससी का है, 2 से 3 महीने मिनिमम लेते ही लेते हैं, फॉर्म के बाद या सिलेबस के बाद। तो आप मान के चलिए कि आपके पास मैक्सिमम 3 महीना है। आप इसको 2 से ढाई महीने में तैयार करने की कोशिश करिए, हमारा टारगेट 2 महीने का है। बिल्कुल ठीक है अम्मू जी, जब आएगा तो आप शेयर करिएगा। लाइव क्लासेस का शेड्यूल मॉर्निंग 7 to 9, शाम को 5 से 11 बजे के बीच में, इसी बीच में आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। बैठ के खाली लाइव के बारे में इंतजार मत करिए, वेट करिए। जो आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है उनको यूज करिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि लाइव तो अपने टाइम पे आएगी, लेकिन जो बचे हुए टाइम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब हम पूरे दिन भर बैठ के आराम से बैठ रहे कि आप लाइव आएगी तो जुड़ेंगे, नहीं। जो है ऑलरेडी कंटेंट उसको भी यूज करिए। लाइव तो अपने टाइम, जब लाइव आएगी ना तो आपके चैट में मैसेज आ जाएगा, तो आपको पता लग जाए कुछ हरकत हो रही है वहां पर, वो तो आप जैसे पता लगे अच्छा 9:30 बजे, आराम से आप जुड़ जाओ क्लिक करके।
नहीं अगर वहां जुड़ पा रहे हो तो जो कोर्स का होम पेज आपका है, जब आप कोर्स के अंदर जाओगे ना, तो जो कोर्स का होम पेज है वहां पर आपको क्लास दिखेगी और यहां लिखेगा कि लाइव नाउ, तो आप यहां से जुड़ जाओ। चैट बॉक्स में जो लिंक डली उससे अगर नहीं जुड़ पा रहे हो आप, तो जैसे कोर्स के अंदर जाओगे नीचे देखोगे ना कि हाँ इस सब्जेक्ट की क्लास लाइव है, यहां से जुड़ सकते हो, ऐसा करके आएगा, वहां से आप जुड़ जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं सर मॉर्निंग में हम जॉब करते हैं, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके जो कंफर्टेबल टाइम हो उसी टाइम पर हो। परेशान मत हो, ये तो हमारा टाइम है ना, ये तो रिकॉर्ड अभी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप कभी भी देख सकते हो। अब देखेंगे कितने सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो पता नहीं कितने 100 रजिस्टर्ड है इसमें, ठीक है, हमारे कोर्सेज में। अभी तो 1.5 घंटे के लिए एप्लीकेशन का सिस्टम हैंग हो गया था, क्योंकि एक साथ कई बच्चे आ गए थे, क्योंकि 28 से भी क्लास होने वाली थी। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक एकदम एप्लीकेशन खुल नहीं रहा था ढंग से, क्योंकि काफी सारे बच्चे आ गए एक साथ, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथ एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इसकी वो बढ़ा दी है सारी। परेशान बिल्कुल मत होइए, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द टाइम, अगर आप उस टाइम छूट गए क्लास तो परेशान की बात नहीं है, रिकॉर्डेड उसका मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ो, आप अपने सुविधा के हिसाब से पढ़ो। अब देखो कितने सिलेक्टेड लोग ही ज्वाइन हो पाए, क्या सारे लोग नहीं, उनको अपनी सुविधा उनको चाहिए, अगर वो इस टाइम कंफर्टेबल नहीं है, कोई जॉब में होगा, कोई नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, कोई कहाँ होगा, तो बाद में पढ़ेंगे वो लोग। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपकी क्वेरी भी दूर हो गई और एक आइडिया हमें लग गया है कि कैसे प्रोसीड करना है, क्या एक पैटर्न होना चाहिए, बेसिक हमें जानकारी मिल गई है। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्शन, ठीक है, बिल्कुल। तो आप अभी से जस्ट जो है कोर्स को अच्छे से यूज करिए, उसको मैंने आपको बता दिया यूज करने का तरीका क्या है, अच्छे से उसको यूज कर लीजिए और पढ़िए, कोर्स को यूज करिए। फटाफट पूछ लीजिए, कुछ और डाउट है तो फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी किसी प्लेटफॉर्म में आपको कुछ चीजें बता देता हूं, होता है क्या ना कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म एकदम नफरत फैला देते हैं बच्चों के अंदर कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, वो टीचर। जब इस प्लेटफॉर्म को मैंने स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है कि इकलौते से ही स्टार्ट होगी, पूरी टीम स्टार्ट में नहीं होती है, इकलौता था। तब टीचर ने बहुत सारे कोचिंग ने डिफॉर्म करने की कोशिश की, अकेला टीचर क्या ही पढ़ा पाएगा। जब मैंने पूरे बिहार के बैच को अकेले पढ़ाया, जीपैड के 2023 के 22 के बैच को मैंने अकेले पढ़ाया और बच्चे सेलेक्ट हुए, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं ये अकेला ही काफी है टीचर, ठीक है। तो उनकी गलत फहमी दूर हो गई। फिर उन्होंने फैला कि अरे यार अकेला टीचर है, ये तो 1 ही घंटा डेली खाली पढ़ाता है, क्लासेस होती नहीं है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। और जब हमने 4-5 टीचर की ड्यूटी लगा दी, तब तब अलग ही उनका वो चीजें हो गया, ठीक है। जो पुराने बैच के स्टूडेंट हैं उनको हमने मर्ज कर दिया नए बैच के साथ, नाउ दे आर इन द सेम सिचुएशन, ठीक है, विथ न्यू कंटेंट। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है विवेकानंद जी, आप देखिए कोर्स में थोड़ा। फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस कौन पढ़ा है, एनालिसिस अंशिका मैडम पढ़ाएंगी, सूटिक्स विल बी कवर्ड बाय मी। मैक्सिमम सेशन विल बी माइन, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, मेरे ज्यादातर सेशंस होंगे, ठीक है। मैं हर बैचेज में बिना अपने जो है कोई भी, दिसंबर तक तो खत्म हो जाएगा, तब तक कोर्स वोर्स सारा चीज, ठीक है लोग जी। जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे यही कहूंगा रिक्वेस्ट कि जब आपकी इस महीने अक्टूबर में खत्म होने वाली है, अक्टूबर जिसकी एक्सपायरी डेट है, आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट जरूर करिए, ठीक है। अभी नहीं कनेक्ट करना है, अभी बढ़ा देंगे तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। जिस दिन खत्म होगा उसके 10 दिन के अंदर आप अगर आप इन्फॉर्म करते हो, ये हमारी पॉलिसी है, वी विल एक्सटेंड द कोर्स फॉर सम टाइम फॉर यू। किसी भी एस्पिरेंट के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, लेकिन आप ये भी मान के चलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल, अगर 2 साल बाद एग्जाम हो तो क्या 2 साल तक कोर्स मेंटेन किया जाता है, नहीं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज आप समझिए गूगल क्लाउड पे स्टोर होता है सारा डेटा। और आप जीमेल देखिए 15 GB फ्री देता है जीमेल, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। डेटा स्टोर करना इट्स अ कॉस्टली थिंग। तो ये जो आप पढ़ रहे हो सारी चीजें कहाँ जा रही है, गूगल क्लाउड के सर्वर पे जा रही है, सब कुछ गूगल क्लाउड में स्टोर होती है, वीडियो वगैरह सब कुछ। उसका सब्सक्रिप्शन जान ले लेता है, इतना महंगा सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो 1.5 साल 2 साल ऐसे मेंटेन कर पाना कोर्स, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और तैयारी तो 2.5-3 महीने की होती है ना, आप अच्छे से तैयार कर लो, एग्जाम 6 महीने बाद हो 4 महीने बाद, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तैयारी 2-3 महीने की होती है, अच्छे से आप तैयारी कर लो,
बाद में चीजें सप्लीमेंट होती हैं, एडअप होती हैं, रिवाइज होती हैं, फिर एग्जाम देना होता है। ऐसा नहीं कि 1.5 साल एग्जाम नहीं हुआ तो 1.5 साल तक बिल्कुल लगातार हम कोचिंग ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तैयारी एक बार अच्छे से कर लेनी होती है, फिर उस पर बिल्डअप करना होता है। ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। मेरे ख्याल से सही लगा होगा आपको सेशन। कल मिलते हैं बिल्कुल एकदम जोश के साथ, फ्रेश टॉपिक के साथ। स्टे कनेक्टेड, बी फोकस्ड, हैव अ फेथ ऑन यू एंड दिस प्लेटफॉर्म, मैं यही कहूंगा। अवॉइड एनी रूमर्स। ठीक है, बहुत सारी इस कोचिंग को दबाने की, इस प्लेटफॉर्म को दबाने की बहुत कोशिश की गई है। ठीक है, लेकिन दबे नहीं हम लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।